यदि आप वित्तीय सफलता चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आज हम डेविड सोलियोमी की द फाल्कन मेथड पुस्तक साझा करेंगे। विभिन्न निवेशों में स्टॉक सबसे बेहतर होते हैं। स्टॉक, ऑप्शंस, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज, ये सभी किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। पेशेवर इसका अध्ययन करते हैं, तो हम कैसे जानें कि कौन सी संपत्ति सबसे अच्छी है? सौभाग्य से कुछ पेशेवरों ने हमारी मदद की है। इनमें से एक हैं वॉरेन बफेट, जो सबसे सफल निवेशक और वित्तीय ज्ञान का स्रोत हैं। 2011 के पत्र में उन्होंने 3 निवेश वर्गों का वर्णन किया और अपना पसंदीदा बताया। पहला है मुद्रा आधारित निवेश। ये निवेश राष्ट्रीय मुद्रा से जुड़े हैं और बॉन्ड सबसे आम उदाहरण हैं। मूल रूप से बॉन्ड एक प्रकार का आर्न होता है। बॉन्ड जारीकर्ता, जो आमतौर पर कंपनी या सरकार होती है, निवेशक को बॉन्ड बेचता है। जारीकर्ता भविष्य में उसी राशि और ब्याज के साथ बॉन्ड वापस खरीदने पर सहमत होता है। बॉन्ड मुद्रा आधारित निवेश हैं क्योंकि वे एक निश्चित मुद्रा में जारी और चुकाए जाते हैं। जो भी हो, वे इस माध्यम से बंधे रहते हैं। लेकिन मुद्रा आधारित निवेश में एक गंभीर दोष होता है। आप मानते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य नहीं बढ़ेगा। अगर आपका $10 का निवेश है और मुद्रास्फीति 10% बढ़ती है, तो $1 गायब हो जाता है। बफेट की दूसरी श्रेणी है अनुत्पादक संपत्ति, जो अतिरिक्त आय नहीं देती। गेहूं, तेल और सोना जैसी वस्तुएं मुख्य अनुत्पादक संपत्तियां हैं। ये आकर्षक नहीं हैं क्योंकि इनसे निवेशकों को अतिरिक्त आय नहीं मिलती। वे बस उम्मीद कर रहे हैं कि वे इन्हें खरीद मूल्य से अधिक में बेच सकेंगे। बफेट की तीसरी श्रेणी उत्पादक संपत्ति धन बनाने और स्थिर आय के लिए सबसे अच्छी है। कंपनी या किराए की संपत्ति जैसी उत्पादक संपत्तियां राष्ट्रीय मुद्रा से जुड़ी नहीं होतीं। इन्हें हमेशा सोने या अन्य मुद्रा के मुकाबले मूल्यांकित किया जा सकता है। ये अतिरिक्त आय भी उत्पन्न करती हैं, जैसे मालिक को किराया देकर। सबसे अच्छी उत्पादक संपत्तियां कंपनी के शेयर हैं। हर शेयर कंपनी के आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, कोका कोला के शेयर खरीदने का मतलब है आप कंपनी के आंशिक मालिक हैं। इनका भुगतान लाभांश के रूप में किया जाता है, आमतौर पर सालाना। साथ ही निवेशक के पास शेयरों का मूल्य होता है, जिसे वह कभी भी बेच सकता है। शेयरों में प्रभावी निवेश के लिए यह समझना जरूरी है कि कंपनियां नकदी कैसे बनाती और इस्तेमाल करती हैं। हमने कुछ संपत्ति प्रकारों को देखा और पाया कि स्टॉक सबसे ऊपर हैं, पर अच्छी संपत्ति चुनने से जल्दी रिटायरमेंट की गारंटी नहीं मिलती। समझदारी से निवेश करने के लिए हमें कंपनियों के कामकाज और मूल्यांकन को समझना चाहिए। कंपनियों को समझने का एक बढ़िया तरीका है ब्लैक बॉक्स, जो डेविड वॉन कन्नप ने अपनी किताब में बताया है। वॉन कन्नप के अनुसार कंपनी एक ब्लैक बॉक्स जैसी है, जिसमें इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हैं। बाहरी व्यक्ति को बॉक्स के अंदर का पता नहीं, पर कंपनियां पैसा बनाने के लिए हैं, तो ज्यादा पैसा बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से कंपनियों के बारे में सोचना हमारा ध्यान इन पाइपों के विश्लेषण पर केंद्रित करता है। इनपुट पाइप के उदाहरण हैं राजस्व, जो कंपनी अपने सामान या सेवाओं को बेचकर कमाती है, और इक्विटी बिक्री। सबसे आम इक्विटी बिक्री तब होती है जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती और बेचती है। इस पाइप पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इससे मौजूदा शेयरों का मूल्य कम हो जाएगा। आउटपुट पाइप की जांच करना भी महत्वपूर्ण है। इनमें चल रहे खर्चे जैसे स्टाफ वेतन, विज्ञापन शुल्क और आरण भुगतान शामिल हैं। अधिग्रहण, जब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है, और मुनाफे पर कर भी ध्यान देने योग्य है। कंपनी की जांच में सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट पाइप उसका मुनाफा है, क्योंकि फर्म द्वारा इसका उपयोग एक बेहतरीन निवेश अवसर का संकेत देता है। मुनाफे के साथ ये 3 काम करने वाली कंपनियों की तलाश करें। पहला, शेयर धारकों को किए जाने वाले भुगतान पर ध्यान दें। लाभांश के रूप में कंपनी को शेयर धारकों के लिए रिटर्न देना चाहिए ताकि वह एक अच्छा निवेश साबित हो। दूसरा, शेयर बायबैक पर ध्यान दें। यह एक आम व्यावसायिक प्रथा है जिसमें कंपनी खुले बाजार में अपने शेयर खरीदती है। वे ऐसा शेयरों की कुल संख्या कम करने के लिए करते हैं, जो बचे शेयरों का मूल्य और प्रति शेयर लाभांश बढ़ाता है। तीसरा, प्रतिधारित आय पर नजर रखें। यह कंपनी में विकास के लिए वापस डाला गया पैसा है। ब्लैक बॉक्स उपमा की सबसे अच्छी बात इसकी व्यावहारिकता है। यह आपको अदृश्य चीजों के बारे में भ्रमित नहीं होने देती। इसके बजाय यह आपका ध्यान उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित करता है जो आप देख सकते हैं। फाल्कन विधि सफलता के लिए खरीदो और रखो रणनीति की सिफारिश करती है। क्या आपने कभी खुद को एक पेशेवर स्टॉक ट्रेडर के रूप में देखा है? शायद समुद्र तट पर लैपटॉप के पीछे बैठकर जीत दर्ज करते हुए।
खैर, अपने पोर्टफोलियो की खातिर इन्हें केवल सपने ही रहने दें। भव्य ट्रेडिंग जीवन शैली सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही फायदेमंद है। इसके बजाय ज्यादातर निवेशक क्लासिक क्वांटम निवेश मॉडल का पालन करते हैं। क्वांटम निवेश मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर शेयरों को रैंक करता है, जैसे प्रति शेयर लाभांश। इसे आमतौर पर प्रति शेयर लाभांश आंकड़ा कहा जाता है। रैंकिंग के बाद निवेशक सबसे अच्छे शेयर खरीदता है। इन्हें आमतौर पर 12 महीने तक रखा जाता है, फिर बेच दिया जाता है। फिर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। क्वांट विधि, जैसा कि इसे कहा जाता है, उपयोगी हो सकती है। यह मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह को हटाता है, जो पैसे खोने का सबसे आम कारण है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, कई मानदंड अनजान कंपनियों की सूची दे सकते हैं। अनजान फर्म में पैसा लगाना मुश्किल और अनुचित भी है। दूसरा, क्लासिक क्वांट विधि असंगत है, क्योंकि कोई निवेश विधि पूर्ण नहीं है और आप हर साल नई कंपनियां चुनते हैं। कभी कभी 1 से 2 या 3 साल तक आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स के पास इतना धैर्य नहीं होता। लेकिन क्लासिक क्वांट निवेश का एक अलग तरीका है, फाल्कन विधि। क्लासिक क्वांट विधि की तरह फाल्कन विधि भी मनोवैज्ञानिक गलतियों और भावनात्मक फैसलों को कम करने के लिए बनाई गई है। लेकिन क्वांट विधि के उलट फाल्कन विधि खरीद और रखो रणनीति अपनाती है, जो लंबी अवधि के निवेश को महत्व देती है। यहाँ लक्ष्य है लगातार लाभांश पाना और स्टॉक के मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद करना, जिसके बाद निवेशक मुनाफे के लिए अपना स्टॉक बेच सकते हैं। इसके अलावा फाल्कन विधि सिर्फ प्रतिष्ठित जानी मानी कंपनियों के स्टॉक खरीदने की सलाह देती है। अनजान, लगातार बदलती कंपनियों के मुकाबले घरेलू नामों पर भरोसा करना ज्यादा आसान होता है। एक स्पष्ट संरचना के कारण, जो अंतिम चरण में ही मानवीय पक्षपात को आने देती है, फाल्कन विधि हमारे पूर्वाग्रहों से होने वाली महंगी गलतियों को रोकती है। इस स्तर तक कठोर छंटनी प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी स्टॉक औसत से बेहतर निवेश के अवसर होते हैं। फाल्कन पद्धति में पहला कदम है उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के समूह का चयन करना। हम एक ऐसा खरीद और रखो पोर्टफोलियो चाहते हैं जिसमें प्रसिद्ध कंपनियों के शेयर हों। अब फाल्कन विधि की बारीकियों में जाकर संभावित खरीद की एक संक्षिप्त सूची बनाने का समय है। लेकिन कौन से घरेलू नाम हमारे समय के लायक हैं? फाल्कन विधि उन कंपनियों पर ध्यान देती है जो कम से कम 20 साल से लाभांश दे रही हैं और इस दौरान उसमें कमी नहीं की है। लाभांश पर ध्यान क्यों? क्योंकि वे कॉर्पोरेट रिपोर्ट में एकमात्र वास्तव में विश्वसनीय मद हैं। राजस्व और नकदी प्रवाह जैसे आंकड़े अनैतिक गतिविधियों और बेईमान लेखाकारों द्वारा तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। एनरॉन, एक बिजली और गैस कंपनी के पूर्व अधिकारियों से ही पूछ लीजिए। 2000 में एनरॉन ने $101 अरब का राजस्व होने का दावा किया था। 2001 में कंपनी की धोखाधड़ी वाली लेखा प्रथाएं, जिसमें झूठी राजस्व रिपोर्ट शामिल थीं, सामने आईं। एनरॉन ने उसी साल दिवालिया होने की घोषणा कर दी। लाभांश भुगतान में राजस्व के विपरीत हेरफेर नहीं किया जा सकता। ये कंपनी द्वारा शेयरधारकों को किए गए पारदर्शी भुगतान होते हैं। 20 साल के लाभांश पर गौर करना ज्यादा लग सकता है, पर यह 2 कारणों से समझदारी है। पहला, यह दिखाता है कि संकट में कंपनी का प्रबंधन कैसा रहा, जैसे 2008 का वित्तीय संकट। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरा, शेयरधारकों को लगातार लाभांश देने की क्षमता कंपनी की स्थिर कमाई का संकेत है। स्थिर आय वाली कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं, इसलिए लगातार लाभांश देने वाली कंपनियां निवेशकों की पसंदीदा हैं। इसीलिए S&P 500 इंडेक्स में डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स नामक कंपनियों का एक समूह शामिल है। ये कंपनियां 25 साल से ज्यादा समय तक लगातार लाभांश बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि सिर्फ डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स और बढ़ते लाभांश पर ध्यान देने में कमी है। पहला, हम खुद को S&P इंडेक्स की कंपनियों तक ही क्यों सीमित रखें? इन 500 कंपनियों के बाहर भी अवसरों का एक समुद्र मौजूद है। दूसरा, अगर कोई कंपनी 2 साल तक एक ही लाभांश देती है तो उसे इस सूची से हटा दिया जाता है। फाल्कन विधि एक अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाती है, यह समझते हुए कि कभी कभी कंपनी के भविष्य को सुरक्षित करने में संसाधन लगाना बेहतर होता है। इसीलिए यह लंबे लाभांश इतिहास वाली और लाभांश में कटौती न करने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है। बेशक अच्छा लाभांश रिकॉर्ड हमेशा बेहतरीन निवेश नहीं होता, पर यह एक सकारात्मक संकेत है। फाल्कन विधि का दूसरा कदम है सस्ते में खरीदे जा सकने वाले शेयरों की पहचान करना। छूट पर उच्च गुणवत्ता वाली चीजें खरीदना एक शानदार अनुभव होता है। मुश्किल यह है कि इंटरनेट की वजह से विक्रेताओं को अपने सामान के मूल्य की पहले से कहीं बेहतर जानकारी होती है। अगर हमें कोई छूट मिल भी जाए तो वह पल भर में गायब हो सकती है। एक सच्चा सौदा आमतौर पर तुरंत झपट लिया जाता है,
लेकिन अच्छे सौदे अभी भी मौजूद हैं और संक्षिप्तता, खासकर निवेश में, बुरी नहीं होती। अगर आपने सस्ते में खरीदा है तो समय के साथ कीमतें आपकी संपत्ति के वास्तविक मूल्य को दर्शाने के लिए बढ़ेंगी। एक बेहतरीन सौदा पाने की कुंजी है समझना कि हर कंपनी की बाजार में एक कीमत होती है जो रोज बदलती रहती है। यह कीमत कंपनी के वास्तविक मूल्य से अलग होती है, जो उसकी संपत्ति, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होती है। तो कंपनी के वास्तविक मूल्य का आकलन करके और उसके शेयरों के पिछले मूल्य को देखकर निवेशक मूल्यवान कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदकर फायदा उठा सकते हैं, जब कीमतें ऐतिहासिक औसत से कम होती हैं। यह इसलिए काम करता है क्योंकि व्यवसाय मूल्य बनाते हैं और इंसान कीमतें तय करते हैं। इंसान अस्थिर और स्वभाव से भावनात्मक प्राणी होते हैं। हम मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों और लालच व डर की भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमारा यही स्वभाव शेयर बाजार की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव लाता है। देखिए, शेयर बाजार में घबराहट के दौरान क्या होता है। निवेशक अपने शेयर बेचने को आतुर हो जाते हैं और उन्हें कम दाम पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। यही वह पल होता है जब चतुर निवेशक अपना दांव खेलते हैं। जब बाजार की भावना निराशावादी हो, चाहे किसी कंपनी या पूरी अर्थव्यवस्था में, स्टॉक की कीमतें उसके वास्तविक मूल्य से कम हो जाती हैं, जो आमतौर पर स्थिर रहता है। ऐसे समय में उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों को खरीदना अच्छा मुनाफा कमाने का एक सुनिश्चित तरीका है। लेकिन इस रणनीति को अपनाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसका मतलब है भीड़ से असहमत होना और बाजार के रुझान के विपरीत फैसले लेना। इस तकनीक के लिए ज्ञान के साथ साथ थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह बाजार का रुझान उलटा भी काम करता है। जैसे डर के समय कीमतें गिरती हैं, वैसे ही उत्साह के समय कीमतें बढ़ती हैं। अमेजॉन, गूगल या वॉलमार्ट के बढ़ते स्टॉक खरीदने का लालच हो, पर समझदार निवेशक कभी महंगे दामों पर नहीं खरीदता। फाल्कन विधि का तीसरा चरण है आपके चुने हुए स्टॉक को छांटने के लिए भरोसेमंद फिल्टर बनाना। तो अब हमारे पास शॉर्ट लिस्ट है, पर हमें उन्नत वित्तीय संकेतकों पर और फिल्टरिंग करनी होगी। फाल्कन विधि 3 मुख्य संकेतक उपयोग करती है: लाभांश उपज, मुक्त नकदी प्रवाह उपज और शेयरधारक उपज। लाभांश उपज वह लाभांश है जो स्टॉक उसकी कीमत के अनुपात में देगा। इसे अगले साल के अनुमानित लाभांश को स्टॉक की वर्तमान कीमत से विभाजित करके गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर $4 दे और उसकी कीमत $10 हो, तो लाभांश उपज 0.1 या 10% होगी। मुक्त नकदी प्रवाह उपज एक ऐसा मानदंड है जिसे निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सरल शब्दों में, मुक्त नकदी वह पैसा है जो कंपनी के जरूरी खर्चों के बाद बचता है। मुक्त नकदी प्रवाह उपज इस आंकड़े और शेयर के बाजार मूल्य के बीच संबंध मापती है। इसकी गणना के लिए कंपनी के मुक्त नकदी प्रवाह को कुल शेयरों की संख्या से विभाजित करें, जिससे एक आंकड़ा प्राप्त होता है। प्रति शेयर मुक्त नकदी प्रवाह कहलाता है। फिर एक शेयर के बाजार मूल्य से इसे विभाजित करें। उदाहरण, अमेजन का मुक्त नकदी प्रवाह $200 और 100 शेयर है, तो प्रति शेयर $200 है। अगर अमेजन का शेयर $20 का है, तो मुक्त नकदी प्रवाह 0.1 या 10% है। अंत में शेयरधारक उपज दिखाती है कि कंपनी लाभांश और शेयर वापसी से कितना पैसा लौटाती है। शेयर पुनर्खरीद तब होती है जब कंपनी अपने शेयर खरीदती है, जिससे मालिकाना हक और शेष शेयरों का मूल्य बढ़ता है। इसकी गणना में कुछ चरण होते हैं। मान लें कि गूगल ने 2018 में लाभांश पर $100 और शेयर पुनर्खरीद पर $150 खर्च किए। पहला कदम इन्हें जोड़ना है, जो $250 होता है। फिर हम इसमें से नए जारी शेयरों का मूल्य घटाएंगे। मान लें कि यह राशि $50,000 है। फिर हम $200 को गूगल के बाजार पूंजीकरण से विभाजित करेंगे, यानी सभी मौजूदा शेयरों का कुल मूल्य। अगर बाजार पूंजीकरण $5,000 है, तो $200 को $5,000 से भाग देने पर गूगल की शेयरधारक उपज 0.04 या 4% होगी। कंपनियों पर ये फिल्टर लगाते समय तीनों संकेतकों के लिए न्यूनतम मान तय करें। कोई जादुई संख्या नहीं है, पर इन्हें बहुत ऊंचा न रखें। इस विधि से कंपनियों के लिए तीनों फिल्टर पास करना मुश्किल हो जाता है, चाहे उनके मान मध्यम हों। अगर कोई कंपनी एक पास करती है, तो उसे अगली 2 बाधाएं भी पार करनी होंगी। फाल्कन विधि का चौथा चरण, बचे हुए स्टॉक्स को रैंक करना। फाल्कन विधि सरल, एक आयामी कारकों पर स्टॉक्स को रैंक नहीं करती। चौथे चरण में यह भारित बहुकारक रैंकिंग से टॉप स्टॉक्स की पहचान और रैंकिंग करता है। यह कई कारकों से स्टॉक रैंक करता है और हर कारक का वजन भी तय करता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लें कि हम 2 कंपनियों, स्टॉक ए और बी को 3 कारकों पर रैंक कर रहे हैं: लाभांश, नकदी प्रवाह और शेयरधारक उपज। हमें पहले यह तय करना होगा कि हर कारक को कितना महत्व देना है। यहाँ हम समान भार चुनेंगे, यानी हर कारक हमारे अंतिम स्कोर का 33.3% होगा। आप कोई भी वजन चुन सकते हैं,
बस कुल 100% होना चाहिए। आइए इसे व्यवहार में देखें। स्टॉक ए की लाभांश, नकदी प्रवाह और शेयरधारक उपज क्रमशः 5, 7 और 10% है। वहीं स्टॉक बी की 10, 5 और 12% है। हम जानते हैं कि हर स्टॉक का कारक 33.3% या 0.333 का है। तो हम स्टॉक के अंतिम स्कोर की गणना तीनों उपज को इस संख्या से गुणा करके और जोड़कर कर सकते हैं। स्टॉक ए के लिए यह अंतिम स्कोर 7.3 होगा, बी के लिए स्कोर 8.9 होगा। हालांकि ये तीन कारक ठीक हैं, हमने इन्हें पहले ही फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया है, तो इसके बजाय हमें कुछ नए मापदंडों का उपयोग करना चाहिए। फाल्कन विधि चावडर नियम के संशोधित रूप का सुझाव देती है, जो स्टॉक के वर्तमान और भविष्य के लाभांश की तुलना करता है। यह स्टॉक की लाभांश उपज को पिछले 5 वर्षों में इसकी वृद्धि प्रतिशत में जोड़कर काम करता है। अगर स्टॉक की लाभांश उपज 3% से अधिक है, तो यह संख्या 12 से अधिक होनी चाहिए। यदि 3% से कम है, तो यह 15 से अधिक होना चाहिए। हालांकि केवल 5 साल पर ध्यान देने से महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। क्या होगा अगर कंपनी ने 4 साल उच्च लाभांश दिया पर पिछले 12 महीनों में कटौती की? इसके बजाय फाल्कन विधि विभिन्न समय अवधि के चावडर नियमों का उपयोग करने की सलाह देती है। फाल्कन विधि के 5वें चरण में अपना निजी निर्णय शामिल करें। अब तक फाल्कन विधि ने मात्रात्मक संकेतकों पर ध्यान दिया है, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, लेकिन सावधानी से किया गया व्यक्तिपरक निर्णय भी उपयोगी है। चयन के अंतिम दौर तक इसे टालकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बचे हुए सभी स्टॉक उत्कृष्ट निवेश अवसर हैं। आइए अंतिम निर्णय लेते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातों पर नजर डालें। सबसे पहले ROIC संकेतक पर ध्यान दें। ROIC का मतलब है निवेशित पूंजी पर प्रतिफल। एक कंपनी में शेयरधारक के रूप में उस उद्यम में आपकी हिस्सेदारी आपके निवेश के बराबर है। अच्छा निवेशक हमेशा देखे कि कंपनी पूंजी का कैसे उपयोग करती है। यहाँ ROIC संकेतक मदद करता है। यह टूल ज्यादातर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है और कंपनी की संसाधन उपयोग क्षमता का आकलन करता है। ROIC जितना ज्यादा उतना अच्छा। चक्रीय शेयरों पर ध्यान दें और उनसे बचने की कोशिश करें। चक्रीय शेयर वह है जिसकी कीमत में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। शेवरॉन कॉरपोरेशन, एक अमेरिकी तेल कंपनी, के 10 साल के मूल्य इतिहास को देखें। 2008 में $100 प्रति शेयर से 2009 में कीमत $60 तक गिर गई। अगले साल तेजी से बढ़कर 2013 में $130 प्रति शेयर हुई, फिर एक साल बाद $75 तक गिर गई। ये चक्रीय रुझान अक्सर तेल और क्रिप्टो जैसे अस्थिर बाजारों में दिखते हैं। आप सोच सकते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक में निवेश करना चतुर कदम है, पर यह अक्सर जोखिम भरा होता है। आखिर कोई नहीं बता सकता कि साइक्लिकल स्टॉक कब सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। अस्थिर बाजार जल्द अमीर बना सकते हैं, पर उतनी ही जल्दी गरीब भी कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण फाल्कन विधि के खरीद और रखो दर्शन से टकराता है। लंबी अवधि में स्थिर, निरंतर वृद्धि ही सफल होती है। ROIC और ट्रेडिंग पैटर्न का गुणात्मक मूल्यांकन उपयोगी हो सकता है, पर केवल अंतिम संकेत के रूप में। फाल्कन विधि के पहले 4 चरण संरचित नियमों और वित्तीय संकेतकों से सर्वोत्तम निवेश अवसर खोजते हैं। कोई निवेश विधि पूर्ण नहीं, पर यह विधि अपने नाम की तरह शिकार में सटीक है। यह आज के प्रस्तुतिकरण का अंत है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई तो कृपया लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।